नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब लर्न लाइक अ पॉलीमैथ इसके कुछ अहम विचारों को खंगाल रहे हैं। हाँ, ये किताब बताती है कि कैसे कोई भी कुछ भी सीख सकता है और कैसे अलग-अलग फील्ड्स में महारत हासिल करके मतलब आज की दुनिया में अपनी एक खास जगह बना सकता है। बिल्कुल, हमें अक्सर यही सुनने को मिलता है कि भाई एक चीज पकड़ो और उसी के स्पेशलिस्ट बन जाओ। सही कहा, लेकिन ये किताब कुछ और ही तर्क देती है। ये कहती है कि असली ताकत, शायद असली सफलता भी कई अलग-अलग एरिया में ज्ञान और स्किल हासिल करने और फिर उन्हें जोड़ने में है। जैसे इतिहास में भी देखते हैं हमें ना, आइंस्टाइन, दा विंची, ये लोग सिर्फ एक चीज के मास्टर नहीं थे। बिल्कुल, वो पॉलीमैथ थे। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये पॉलीमैथ या बहुज्ञ होता क्या है असल में, आज के टाइम में ये क्यों इतना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, क्या हम मतलब कोई भी पॉलीमैथ की तरह सोचना और सीखना सीख सकता है। हाँ, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, ये पॉलीमैथ है कौन। किताब कुछ जो पुराने आइडियाज हैं उन्हें चैलेंज करती है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का वो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला सिद्धांत है ना। हाँ, भाषाई, तार्किक, स्थानिक, कई तरह की इंटेलिजेंस। हाँ, तो कुछ लोग सोचते थे कि पॉलीमैथ वो है जो इनमें से कम 3 में माहिर हो। लेकिन किताब ये भी साफ करती है कि गार्डनर का ये सिद्धांत वैज्ञानिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं माना जाता। ये भी क्लियर नहीं है कि ये इंटेलिजेंस वाकई कितने अलग हैं एक दूसरे से। अच्छा। और इसी तरह वो वाला विचार कि दिमाग के कुछ खास हिस्से जैसे फ्रंटल लोब या पेरेटल लोब ज्यादा विकसित होने से कोई पॉलीमैथ बन जाता है, ये भी बहुत सिंपलिस्टिक सोच है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग इससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है और उसका जो मेजर डेवलपमेंट है वो तो बचपन में ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बाद में कोई हिस्सा अचानक से बढ़ गया और आप पॉलीमैथ बन गए। अच्छा, समझ गई। तो अगर ये पुराने मॉडल पूरी तरह फिट नहीं बैठते तो फिर पॉलीमैथ को कैसे डिफाइन करें? यहीं पर किताब माइकल अराकी के मॉडल की बात करती है। ये मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा। क्या है ये मॉडल? अराकी कहते हैं कि पॉलीमैथ बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला है विस्तार, ब्रेड्थ, मतलब कई अलग अलग सब्जेक्ट्स की बेसिक जानकारी होना। ठीक है। दूसरा है गहराई, डेप्थ, यानी कुछ चुने हुए फील्ड्स में आपको अच्छी गहरी नॉलेज हो। और तीसरा, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एकीकरण, इंटीग्रेशन, यानी आप अपने इस अलग अलग ज्ञान को जोड़ सकें, मिक्स कर सकें और उसे नए अनोखे तरीकों से इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे जोड़ना और इस्तेमाल करना जरूरी है। एग्जैक्टली। ये एक तरह का कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन है। जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों से पराग लेती है और शहद बनाती है। वाह, ये बढ़िया एनालॉजी है। तो अब सवाल आता है कि आज के दौर में ये पॉलीमैथ बनना क्यों जरूरी है? स्पेशलाइजेशन का जमाना तो खत्म नहीं हो गया। देखिए, स्पेशलाइजेशन अपनी जगह जरूरी है, लेकिन दुनिया बदल रही है। किसी एक छोटी सी चीज में दुनिया में बेस्ट बनना, ये बहुत बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन कह सकते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन कई अलग अलग फील्ड्स में काफी अच्छा बनना, ये मुमकिन भी है और शायद आज की तारीख में ज्यादा वैल्यूएबल भी। कंपनियां अब ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जिनके पास मल्टीपल स्किल्स हों, जो अलग अलग मुंबईयों पर्सपेक्टिव्स ला सकें। किताब में शायद कुछ स्टडीज का भी जिक्र है इस बारे में। हाँ बिल्कुल, जैसे ली फ्लेमिंग ने पाया कि जिन इनोवेटर्स का ज्ञान कई फील्ड्स में फैला होता है, उनके आइडियाज जब हिट होते हैं तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, भले ही उनके फेलियर रेट थोड़े ज्यादा हों। इंटरेस्टिंग, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जैसा। कुछ हद तक। और ब्रायन ऊजी ने अपनी रिसर्च में दिखाया कि साइंस में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली पेपर होते हैं, वो अक्सर ऐसी टीमों से आते हैं जिनके मेंबर अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं। हाँ, और डेविड एप्स्टीन ने भी अपनी किताब रेंज में यही बात कही थी कि जो टॉप के साइंटिस्ट होते हैं उनकी अक्सर अपने मेन काम के अलावा भी बहुत सारी हॉबीज और इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल। और रॉबर्ट रूट बर्नस्टीन का काम तो कमाल का है इस मामले में। उन्होंने दिखाया कि जिन वैज्ञानिकों की आर्ट्स में रुचि होती है, जैसे विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक वगैरह, उनके नोबेल प्राइज जैसे बड़े अवार्ड जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। सच में? आर्ट्स और साइंस का कनेक्शन? हाँ, ऐसा लगता है कि वो अपनी कलात्मक सोच, वो क्रिएटिविटी अपने साइंटिफिक काम में इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ हॉबी की बात नहीं है, ये सोचने का एक अलग तरीका डेवलप करने की बात है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। ठीक है, तो मान लिया कि पॉलीमैथ बनना फायदेमंद है। अब बड़ा सवाल, बने कैसे? क्या इसका कोई रोड मैप है? हाँ, किताब कोशिश करती है एक रास्ता दिखाने की, एक 5 स्टेप प्लान बताती है। अच्छा, क्या है वो स्टेप्स? पहला कदम, कम से कम 3 अलग अलग फील्ड चुनें जिनमें आप गहराई हासिल करना चाहते हैं। कोशिश करें कि वो थोड़े अलग हों। जैसे मान लीजिए आपने चुना
साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स। ठीक है, 3 अलग फील्ड्स। दूसरा कदम, विस्तार बनाएं। मतलब हर फील्ड की बेसिक जानकारी हासिल करें। विकिपीडिया, गूगल सर्च, इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स, यहां से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, बेसिक्स। तीसरा, गहराई में उतरें। अब किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें, पॉडकास्ट सुनें, एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। मतलब उस फील्ड को ठीक से समझें। चौथा, उप विषय चुनें। हर फील्ड बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर कुछ खास एरिया पर फोकस करें, जैसे फिलॉसफी में एथिक्स पर या पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म पर। राइट, नैरो डाउन करना। हाँ, और पांचवां, जो हम पहले भी कह रहे थे, सबसे जरूरी, एकीकृत करें, इंटीग्रेट करें। जो भी सीखा है उसे मिलाएं, कनेक्शन ढूंढें। इसका कोई उदाहरण कैसे मिलाएं? नैतिक जिम्मेदारी के विचारों को जोड़कर देख सकते हैं कि वो सब क्यों और कैसे हुआ। अच्छा, मतलब अलग अलग लेंस से एक ही चीज को देखना और समझना। बिल्कुल, ये पांचवा कदम ही पॉलीमैथ की असली पहचान है। और इसी से जुड़ा किताब में एक और प्रैक्टिकल 6 स्टेप का पर्सनल प्लान भी है, जो किसी भी स्किल को सीखने में काम आ सकता है। अच्छा, वो क्या है? उसे डार्लिन नाम की एक वेब डेवलपर के उदाहरण से समझाया है। बहुत सिंपल है। लक्ष्य तय करें। डार्लिन को ज्यादा कोड सीखना है। अपनी स्किल गैप पहचानें। उसे HTML CSS आता है, जावा सीखना है। सही रिसोर्स चुने। वो ऑनलाइन कोर्स चुनती है क्योंकि वो उसके शेड्यूल और बजट में फिट होता है। ब्लूप्रिंट बनाएं। वो अपने सुपरवाइजर से सलाह लेती है कि बेस्ट तरीका क्या है सीखने का। मापने योग्य लक्ष्य बनाए। वो एक टाइमलाइन बनाती है और दूसरों को भी बताती है ताकि प्रेशर बना रहे। रिव्यू और एडजस्ट करें। कोर्स में उसे उतनी मदद नहीं मिलती तो वो सुपरवाइजर से एक्स्ट्रा हेल्प मांगती है। ये तो काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल प्लान है। ये दिखाता है कि सीखना कोई सीधी लकीर नहीं है। आपको प्लान करना है और फिर जरूरत पड़े तो बदलना भी है। एग्जैक्टली। लेकिन वापस उस 5वें कदम एकीकरण पर आते हैं। अलग अलग ज्ञान को जोड़ना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये होता कैसे है? यहीं पर शायद वो लर्निंग ट्रांसफर वाली बात आती है। हाँ, बिल्कुल। लर्निंग ट्रांसफर का मतलब ही यही है कि आपने एक सिचुएशन में जो सीखा है उसे दूसरी अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर पाएं। हम सब ये करते हैं, कभी कभी अनजाने में, लेकिन पॉलीमैथ इसे जानबूझकर और ज्यादा असरदार तरीके से करते हैं। तो ये ट्रांसफर होता कैसे है? क्या कोई थ्योरी है इसके पीछे? हाँ, एडवर्ड थॉर्नडाइक और रॉबर्ट वुडवर्थ ने काफी पहले एक आइडेंटिकल कंपोनेंट्स थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि ट्रांसफर तभी आसानी से होता है जब दो कामों या डोमेन के बीच कुछ कॉमन एलिमेंट्स हों, कुछ ओवरलैप हो। मतलब जैसे अगर आपने एक तरह की कार चलानी सीखी है तो दूसरी तरह की कार चलाना सीखना आसान होगा, क्योंकि बहुत कुछ कॉमन है। लेकिन सिलाई सीखने से आपको दौड़ने में शायद ही कोई सीधा फायदा मिले, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एकदम अलग चीजों के बीच कनेक्शन ढूंढना और ट्रांसफर करना ही असली चुनौती है। हाँ, वही असली पॉलीमैथी है। किताब ये भी कहती है कि एक्टिव लर्नर बनना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि अपने पुराने अनुभव, अपनी रुचियों को सीखने की प्रक्रिया से जोड़ना। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसे कहीं और अप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा। सही बात है। अगर इंटरेस्ट होगा तो शायद कनेक्शन ढूंढना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये ट्रांसफर भी कई तरह का होता है, किताब में जिक्र है। एक होता है पॉजिटिव बनाम नेगेटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव यानी पुराना ज्ञान मदद करे, जैसे गिनती आने से जोड़ सीखना आसान। नेगेटिव यानी पुराना ज्ञान रुकावट बने, जैसे अगर आप हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते आए हैं तो राइट साइड में ड्राइव करना सीखना शुरू में मुश्किल होगा, कंफ्यूजन होगा। ये नेगेटिव ट्रांसफर है। समझ गई। और दूसरा है विशिष्ट बनाम अविशिष्ट ट्रांसफर, स्पेसिफिक वर्सेस नॉन स्पेसिफिक ट्रांसफर। विशिष्ट ट्रांसफर तब होता है जब दो सिचुएशन में साफ साफ समानता हो, जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉजिक दूसरी में लगाना। और अविशिष्ट ट्रांसफर तब होता है जब समानताएं क्लियर ना हो, जैसे आपने जानवरों के साथ धैर्य रखना सीखा और उस अनुभव को आप लोगों के साथ डील करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। कनेक्शन सीधा नहीं है, पर है। पॉलीमैथ बनने के लिए ये अविशिष्ट ट्रांसफर यानी दूर के कनेक्शन जोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो ये दूर के कनेक्शन बनाना यही है असली खेल। शायद रॉबर्ट हैस्केल ने ट्रांसफर के कुछ लेवल्स बताए थे, उससे ये बात और क्लियर हो सकती है। हाँ, हैस्केल ने एक तरह की टैक्सोनॉमी दी है, सीखने के ट्रांसफर के 6 लेवल बताए हैं। क्या है वो लेवल्स? सीखे हुए ज्ञान का सीधा इस्तेमाल, जैसे हिसाब के लिए जोड़ का इस्तेमाल। लेवल 3 है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल, जैसे फॉर्मल राइटिंग स्टाइल को इनफॉर्मल में बदलना। यहाँ नेगेटिव ट्रांसफर का खतरा रहता है। लेवल 4 है निकट, नियर,
काफी मिलती जुलती सिचुएशन में अप्लाई करना, जैसे एक मैनुअल कार के बाद मैनुअल ट्रक चलाना। यहाँ तक तो ठीक है, ये काफी हद तक सीधा लगता है। हाँ, असली पॉलीमैथी शुरू होती है अगले लेवल से। लेवल 5 है दूर, यानी पूरी तरह से अलग कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान को अप्लाई करना। जैसे मैथ्स में सीखी गई प्रिसिजन या सावधानी को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में लगाना। और लेवल 6 है विस्थापन या रचनात्मक, डिस्प्लेसमेंट क्रिएटिव। ये सबसे ऊंचा लेवल है। यहां आप ज्ञान को बिल्कुल नए, अभूतपूर्व तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। जैसे आइंस्टाइन का वो फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी का खिंचाव और लिफ्ट का ऊपर जाना, इन्हें इक्विवेलेंट मानना। ये क्रिएटिव ट्रांसफर है। वाह, तो लक्ष्य है लेवल 5 और 6 तक पहुंचना। पर कैसे? हम इस दूर और रचनात्मक ट्रांसफर को बेहतर कैसे बना सकते हैं? क्या इसके लिए कोई टिप्स है? हाँ, किताब कई साइंस बेस्ड टिप्स देती है। इनको हम कुछ मेन पॉइंट्स में बांट सकते हैं। पहला, करके सीखना और जल्दी अप्लाई करना। जो लोग सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि स्किल को डेवलप करते हैं, वो बेहतर ट्रांसफर करते हैं। और जो सीखा है उसे जितनी जल्दी हो सके इस्तेमाल करने के मौके ढूंढे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाला फंडा। हाँ, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। रटने वाले लोग ट्रांसफर नहीं कर पाते, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को समझते हैं वो कर पाते हैं। तीसरा, उत्साह और विश्वास। जो लोग सीखने में मजा लेते हैं और जिन्हें यकीन होता है कि वो सीख सकते हैं, जैसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, वो बेहतर ट्रांसफर करते हैं। माइंडसेट का खेल है मतलब। बिल्कुल। चौथा, निकट ट्रांसफर से शुरू करें। एकदम से दूर के कनेक्शंस शायद ना मिले, पहले मिलती जुलती सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करें। और पांचवां, मेटाकॉग्निशन, अपनी सोच के बारे में सोचना, खुद से सवाल पूछना। ये मेटाकॉग्निशन वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। मतलब खुद से पूछना कि ये कैसे जुड़ रहा है, मुझे ये मुश्किल क्यों लग रहा है, क्या मैं इसे और छोटे हिस्सों में तोड़ सकती हूँ? हाँ, या मैं इसे किसी बच्चे को कैसे समझाऊंगा, ये क्यों जरूरी है। ये सवाल आपको गहराई में ले जाते हैं और कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। और क्या तरीके हैं ट्रांसफर बढ़ाने के? लगातार कनेक्शन ढूंढते रहना, हमेशा सोचते रहें कि ये चीज़ किसी और चीज़ से कैसे जुड़ सकती है। बायोलॉजी और हेल्थ, केमिस्ट्री और कुकिंग। स्किल को ऑटोमेटिक बनाने के लिए खूब प्रैक्टिस करें, नोट्स दोहराएं, फ्लैश कार्ड यूज करें, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अभ्यास। ड्राइंग सीख रहे हैं तो सिर्फ पेंसिल से नहीं, चारकोल, वाटर कलर सब ट्राई करें। इससे दूर का ट्रांसफर बेहतर होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना, किसी भी चीज के मूल सिद्धांत को समझना, वार्म अप क्यों करते हैं, इसका असल मकसद क्या है। सीखने के मीडियम बदलना, सिर्फ किताबें नहीं, वीडियो, पॉडकास्ट, बातचीत, अलग अलग तरीकों से सीखें। मल्टीमीडिया लर्निंग थ्योरी यही कहती है। और एक है रैंडम प्रैक्टिस, सीखे हुए कामों को मिक्स करके रैंडम ऑर्डर में प्रैक्टिस करना। इससे दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। ये तो काफी सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं। एक और तकनीक जिसका आपने जिक्र किया था वो थी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या पीबीएल। ये मुझे काफी मजेदार लगी थी। सीखने के लिए नहीं सीखते बल्कि किसी असली समस्या को हल करने के लिए सीखते हैं और सीखना उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। मतलब वाया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्स स्किल सीखना। एग्जैक्टली। जैसे किताब में उदाहरण था कि आप सीधे स्पेनिश सीखना शुरू करने के बजाय लक्ष्य रखते हैं कि मुझे फला स्पेनिश क्लास में किसी को इम्प्रेस करना है। ये आपकी प्रॉब्लम वाई है। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए आप जोर शोर से स्पेनिश सीखेंगे। ये स्किल एक्स है। ये तो बढ़िया मोटिवेशन है ना? मेडिकल स्कूल में ये बहुत पॉपुलर है। वहाँ स्टूडेंट सीधे किताबें रटने के बजाय असली मरीजों के केस स्टडीज से सीखते हैं। वो प्रॉब्लम, बीमारी का पता लगाना, सॉल्व करने के लिए ज्ञान, मेडिकल नॉलेज हासिल करते हैं। इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और समझ दोनों गहरी होती है। किताब में शायद मील प्लानिंग का भी उदाहरण था। हाँ, प्रॉब्लम है रोज रात को खाने में क्या बनेगा, ये स्ट्रेस। इसको सॉल्व करने के लिए आप बेहतर मील प्लानिंग और कुकिंग सीखते हैं। यस। या मान लीजिए आपका टोस्टर खराब हो गया। यस। उसे ठीक करने की कोशिश में आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक बातें सीख जाते हैं। यस। तो पीबीएल का प्रोसेस क्या है, कैसे करें इसे? सिंपल है। पहला, प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन करें। दूसरा, सोचें कि आप इसके बारे में पहले से क्या जानते हैं। तीसरा, क्या-क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और बेस्ट चुनें। चौथा, उस समाधान तक पहुंचने के स्टेप्स तय करें। पांचवा, पहचानें कि आपको और क्या जानने की जरूरत है और वो जानकारी कहां से मिलेगी। फिर जुड़ जाएं। इससे सीखना ज्यादा एंगेजिंग और मीनिंगफुल लगता है क्योंकि उसका एक पर्पस है। बिल्कुल, मोटिवेशन भी बना रहता है। सीखने में एक और चैलेंज आता है
जब इन्फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो, चीजें उलझी हुई लगती हैं। किताब इसके लिए भी कुछ तरीके बताती है, जैसे सादृश्य, ठोस उदाहरण और माइंड मैपिंग। हाँ, ये जानकारी को पचाने और याद रखने के बहुत अच्छे तरीके हैं। सादृश्य यानी एनालॉजी, दो अलग दिखने वाली चीजों के बीच तुलना करना। जैसे किताब में एकेडमिक एनालॉजी का उदाहरण है ABCD फॉर्मेट में, कानून संविधान, कोड डिजिटल एप्लीकेशन। मतलब जैसे कानून का आधार संविधान है, वैसे ही डिजिटल एप्लीकेशन का आधार कोड है। अच्छा, ये तो लॉजिकल रीजनिंग जैसा हो गया। हाँ, और ये सीखने में मदद करता है। डगलस हॉफस्टैटर तो कहते हैं कि एनालॉजी सोचना ही हमारी समझ का आधार है। हम अक्सर नए बिजनेस को कहते हैं ना, ये तो एक्स का उबर है। हाँ, कहते हैं। इससे सुनने वाले के दिमाग में तुरंत एक खाका बन जाता है। फिर आप भले ही बताएं कि ये उबर से अलग कैसे है, पर शुरुआत समझने के लिए एनालॉजी काम कर जाती है। एनालॉजी यूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किताब कहती है कि एक ही चीज के लिए कई एनालॉजीज यूज करें, सिर्फ रटने के लिए नहीं, समझने के लिए यूज करें, और कोशिश करें कि यह ज्यादा कॉम्प्लेक्स न हो, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के लिए इन्हें बचा कर रखें। ठीक है, और ठोस उदाहरण? हमारा दिमाग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बजाय कॉन्क्रीट चीजों को बेहतर समझता है और याद रखता है। सप्लाई और डिमांड का नियम शायद बोरिंग लगे, लेकिन पीक सीजन में होटल की महंगी बुकिंग का अनुभव सबको याद रहता है। ये एक ठोस उदाहरण है। करेज एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, पर जॉब इंटरव्यू से पहले होने वाली घबराहट बहुत कॉन्क्रीट फीलिंग है। उसे याद करके करेज को समझा जा सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। रियल लाइफ से जोड़कर समझना आसान होता है। और माइंड मैपिंग, वो कैसे मदद करती है? माइंड मैपिंग एक विजुअल तरीका है जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का। टोनी बुजान ने इसे फेमस किया था। अब बीच में मेन टॉपिक लिखते हैं, फिर उससे शाखाएं निकालते हैं सब टॉपिक्स के लिए, फिर उनसे और शाखाएं। जैसे पेड़ की शाखाएं फैलती हैं। बिल्कुल। इसमें आप रंगों का, सिंबल्स का, छोटे छोटे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप बड़ी पिक्चर देख पाते हैं, फोकस बनाए रख पाते हैं, और चीजें याद रखने में भी आसानी होती है। नोट्स बनाने का ये एक बहुत क्रिएटिव और इफेक्टिव तरीका है, खासकर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए। तो हमने पॉलीमैथ क्या है, क्यों बने, कैसे बने, जिसमें लर्निंग ट्रांसफर, PBL, एनालॉजी, माइंड मैपिंग जैसी टेक्निक्स शामिल हैं, इन सब पर काफी बात कर ली। लेकिन किताब के आखिर में एक बहुत जरूरी बात पर फोकस किया गया है, पॉलीमैथ की मानसिकता। ये सिर्फ टेक्निक्स जानने से बढ़कर है। हाँ, बिल्कुल। ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ स्किल्स की बात नहीं है, ये दुनिया को देखने और उससे इंटरैक्ट करने का एक नजरिया है, एक तरीका है। किताब कुछ खास लक्षण या माइंडसेट बताती है पॉलीमैथ की। क्या है वो लक्षण? पहला, अनुकूलनीय और खुला होना। Adaptable and open। पॉलीमैथ नियमों को पत्थर की लकीर नहीं मानते, वो बदलाव के लिए तैयार रहते हैं, अनिश्चितता में भी कंफर्टेबल रहते हैं, और वो खुद को किसी एक लेबल में बांधते नहीं हैं। मैं सिर्फ एक राइटर हूँ या मैं सिर्फ एक इंजीनियर हूँ, ऐसी सोच नहीं रखते। अपनी पहचान को फ्लेक्सिबल रखते हैं। हाँ। दूसरा, प्रयोगात्मक होना। एक्सपेरिमेंटल। वो सिर्फ सोचते नहीं रहते, चीजों को आजमाते हैं, अपनी धारणाओं को टेस्ट करते हैं। फेलियर से डरते नहीं, उसे सीखने का हिस्सा मानते हैं। उनका फोकस प्रोसेस पर होता है, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। करके देखना मतलब। बिल्कुल। तीसरा है नौसिखिया बने रहना, बिगिनर्स माइंडसेट। ज़ेन बुद्धिज्म में इसे शोशिन कहते हैं, मतलब किसी भी विषय को हमेशा एक शुरुआत करने वाले की तरह देखना, खुले दिमाग से, उत्सुकता से, बिना किसी पूर्व धारणा के, भले ही आप उस फील्ड में कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। सिली सवाल पूछने में भी नहीं हिचकिचाना। एग्जैक्टली। चौथा है विश्वास, बिलीफ। ये यकीन के कोशिश करने से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वो रॉजर बैनिस्टर वाला उदाहरण याद है? हाँ, 4 मिनट मील वाला। जब तक उन्होंने वो बाधा नहीं तोड़ी थी, किसी को यकीन नहीं था कि ये मुमकिन है। जैसे ही उन्होंने कर दिखाया, दूसरों को भी विश्वास हो गया, और फिर कई लोगों ने कर दिया। तो ये विश्वास बहुत जरूरी है। और आखिरी, पांचवा है अथक होना, मुश्किलों को सहने की क्षमता, डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करना, क्योंकि ग्रोथ हमेशा आसान नहीं होती। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है। किताब में मार्कस ऑरेलियस का एक कोट है कि जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, वो उसे करते हुए खाना पीना तक भूल जाते हैं। ये जुनून और लगन वाली बात है। हाँ, वो पैशन और ग्रिट का कॉम्बिनेशन। तो कुल मिलाकर पीटर हॉलिन्स की ये किताब हमें दिखाती है कि पॉलीमैथ बनना कोई जादू या सिर्फ कुछ खास लोगों का काम नहीं है।
ये एक माइंडसेट डेवलप करने, सीखने की सही स्ट्रैटेजी अपनाने और सबसे ज़रूरी अलग अलग नॉलेज को इंटीग्रेट करने की काबिलियत हासिल करने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। ये वो 3 चीजें हैं, विस्तार, गहराई और एकीकरण, जिन्हें आप लर्निंग ट्रांसफर की समझ, पीबीएल जैसी टेक्निक्स, एनालॉजी और माइंड मैपिंग जैसे टूल्स के जरिए डेवलप कर सकते हैं। और इन सब से ऊपर है वो मानसिकता, अनुकूलनीय, प्रयोगात्मक, नौसिखिया जैसी, विश्वासी और अथक। तो आज जो भी सुन रहे हैं उनके लिए सोचने की बात यह है, आप अपने ज्ञान या कौशल के किन 2 या 3 अलग-अलग क्षेत्रों को आज जोड़ने की कोशिश शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना लगते हों। हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन मिल जाए। जरूर मिलेगा, कोशिश करने पर। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सीखते रहें।